जैसे ही उसने वह आवाज सुनी, राघव ने पहचान लिया कि यह आरवी की थी। जब वह गोली की लड़ाई में उससे हार गई और गुस्से में उसने अपने और दीपेश के बीच कांड उजागर कर दिया, तो ऐसा लगा जैसे वह पूरी तरह से गायब हो गई थी। अब ऐसा लग रहा था कि यह मूर्ख महिला उसे शिशु स्वर्ण धारीदार बाघ को इतनी आसानी से प्राप्त नहीं करने देगी। 35 लाख, 35,10,000। जैसे ही राघव ने जवाब दिया, आरवी ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत उसका अनुसरण किया। बाकी भीड़ पूरी तरह से चुप थी। हकीकत में एक औसत गोल्डन धारीदार बाघ की कीमत 2 मिलियन से 2,500,000 के बीच थी, लेकिन आपूर्ति की कमी के कारण यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे इतनी आसानी से खरीदा जा सके। जैसे ही शिशु को उसकी मां से अलग किया गया, उसे तुरंत बेचना पड़ा। अन्यथा अगर सिर्फ 2 हफ्ते भी बीत गए तो शिशु बहुत बड़ा हो जाएगा और उसे पालना मुश्किल हो जाएगा, जिससे वह अपनी कीमत के लायक नहीं रह जाएगा। यही कारण था कि राघव की 3 मिलियन की बोली वास्तव में काफी उचित थी। चूंकि ऐसा अवसर काफी दुर्लभ था, इसलिए थोड़ा अतिरिक्त पैसा खर्च करना उचित था। अब जबकि कीमत 3,05,100 से ज्यादा हो गई थी, राघव ने पहले ही इसे छोड़ दिया था। हालांकि चूंकि यह आरवी थी, इसलिए वह इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता था। उसे स्टार फ्यूजिंग ग्रास की जरूरत थी। यह बहुत जल्दी आ जाना चाहिए, और अगर उस बेवकूफ महिला ने जानबूझकर उसके साथ गड़बड़ की तो स्टार फ्यूजिंग ग्रास की कीमत उसकी पहुंच से बाहर हो सकती है। 40 लाख। राघव ने अपने दांत पीस लिए और उसकी आवाज में गुस्सा झलक रहा था। 40,10,000 आदि। आरवी ने राघव का गुस्सा सुन लिया था। उसका मूड काफी बेहतर हो गया और उसकी आवाज में भी थोड़ी खुशी थी। राघव को और भी यकीन हो गया कि यह बेवकूफ औरत उससे पंगा लेने की कोशिश कर रही थी। उसे शायद इस गोल्डन स्पॉटेड टाइगर में कोई दिलचस्पी भी नहीं थी। उसका लक्ष्य वह था। 50 लाख। राघव ने गुस्से से जवाब दिया। 50,10,000। जैसा कि अपेक्षित था, जैसे ही राघव ने अपनी बोली लगाई, आरवी की आवाज तुरंत सुनाई दी। भीड़ दोनों निजी कमरों को देख रही थी। हर कोई समझ गया कि उन दोनों में एक दूसरे के प्रति मतभेद था। वह महिला आर्यद्वीप राजकुमारी है, लेकिन दूसरे निजी कमरे के बारे में ऐसा लगता है कि वह बहुत छोटी है। मुझे नहीं लगता कि मैं आवाज पहचान पाऊंगी। वाह, तुम्हें कुछ खबर भी मिलती है। तुम फीनिक्स क्राई के जूनियर पीढ़ी के नंबर 1 योद्धा की आवाज नहीं पहचानते। इस अनुस्मारक से उस व्यक्ति को तुरंत समझ आ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि आर्यद्वीप की राजकुमारी उसके खिलाफ जाएगी। तो वह राघव थी। फीनिक्स क्राई लैंटर्न फेस्टिवल के दिन सभी ने आरवी को राघव से हारते हुए देखा था और वह बदनाम हो गई थी। अब हर कोई उससे घृणा करता था। इसका कारण राघव था, इसलिए यह स्पष्ट था कि वह अब उसे निशाना बना रही थी। सरोजिनी ने राघव के निजी कमरे से आरवी के निजी कमरे की ओर देखा। कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रही थी, लेकिन उसके आकर्षक होठों पर एक चमकदार मुस्कान दिखाई दी। बेची, ज्यादा पैसे बर्बाद मत करो। नीलामी अभी शुरू ही हुई है और हमें अभी भी देखना है कि नीलामी में बाद में और अच्छी चीजें होंगी या नहीं। हम सिर्फ उससे बदला लेने के लिए ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते। रुद्रा ने आरवी को सलाह दी। यह तो बस शुरुआत थी। सबसे अच्छी चीजें अभी आनी बाकी थीं, और अगर उनके पास पैसे बहुत जल्दी खत्म हो गए तो वे बस यह देख पाएंगे कि कीमती चीजें दूसरे लोग ले जा रहे हैं। नहीं, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उसने मुझे अपमानित किया है। मैंने भी उस बदमाश के कारण अपनी जानवर जैसी लौ खो दी है। चिंता मत करो, मैं अपने निजी पैसे का इस्तेमाल करूंगी। मैं निश्चित रूप से तुम्हारे पैसे में से कुछ नहीं निकालूंगी। आरवी राघव के निजी कमरे को बुरी तरह घूर रही थी। तो ठीक है, लेकिन भविष्य में बहुत सारे अवसर आएंगे, इसलिए थोड़ा शांत हो जाओ। अगर वह फिर से कीमत बढ़ाता है तो उसे जाने दो। आरवी की जिद देखकर रुद्रा के पास भी उसे शांत करने का कोई रास्ता नहीं था। उसके पास अपनी इस छोटी बहन को संभालने का कोई तरीका नहीं था। आखिरकार वह एक पिल अप्रेंटिस थी, जिसे पिल एडेप्ट तक पहुंचने के लिए भी गिना जा सकता था, और वह दर्जा उसके राजकुमार के दर्जे से थोड़ा ज्यादा था। राघव ने हल्के से मुस्कुराया। अगर वह खेलना चाहती थी तो वह खेलेगा। वैसे भी बस इंतजार करना उबाऊ था।
सरोजिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, शिशु गोल्डन स्पॉटेड टाइगर को पाने के लिए राजकुमारी आरवी को बधाई। कुछ सहायक शिशु को नीचे ले आए। चूंकि इसकी कीमत पहले ही 5 मिलियन स्वर्ण मुद्राओं तक पहुंच चुकी थी, इसलिए उसे एक बार जाना, 2 बार जाना कहने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने सीधे ही इसे छोड़ दिया, क्योंकि इससे सिर्फ एक अजीब सी खामोशी ही पैदा होती। आरवी हैरान थी। जब उसे एहसास हुआ कि राघव ने उसके पैसे बर्बाद करने की योजना बनाई है, तो वह गुस्से में कोसने से खुद को नहीं रोक पाई। राघव, तुम्हें निश्चित रूप से अच्छी मौत नहीं मिलेगी। जब आप किसी पागल व्यक्ति को चिल्लाते और गाली देते हुए देखते हैं, तो आप उनसे बहस करने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर सकते। एक तो आप किसी बेवकूफ से बहस में कभी नहीं जीत पाएंगे, और दूसरा, अगर आप जीत भी गए तो भी यह एक तरह की बेइज्जती होगी। तो राघव बस हंसा और अपने निजी कमरे में छिप गया। वह कल्पना कर सकता था कि आरवी की वर्तमान अभिव्यक्ति क्या थी। नीलामी जारी रही और सभी तरह की कीमती वस्तुएं और विचित्र वस्तुएं सामने लाई गईं, जिससे भीड़ चकित हो गई। लेकिन राघव अब पहले की तरह शांत नहीं था। उसने व्यावहारिक रूप से हर एक वस्तु के लिए कम से कम एक बोली लगाई। नतीजा यह हुआ कि जब तक राघव बोली लगाता, आरवी तुरंत बोली लगाती। वह हमेशा उसके खिलाफ अतिरिक्त 10,000 की बोली लगाती, और कुछ समय के लिए नीलामी सिर्फ उन दोनों के बीच युद्ध का मैदान बन गई। 1,80,000, 18,10,000, 50 लाख, 25,10,000। सरोजिनी एक तरफ हंस पड़ी। उसने कुछ नहीं कहा, जबकि दोनों पक्ष पूरी ताकत से चिल्ला रहे थे। बैची, परेशानी खड़ी करना बंद करो। वह स्पष्ट रूप से तुम्हारे साथ खेल रहा है। तुम्हारे पास चाहे जितना भी पैसा हो, वह पर्याप्त नहीं होगा, रुद्रा ने गुस्से से कहा। राघव की उत्साही मदद से आरवी ने पहले ही 1 दर्जन से ज्यादा चीजें खरीद ली थीं, जिनमें से ज्यादातर उसके लिए बिल्कुल बेकार थीं। वह पहले ही 200 मिलियन से ज्यादा सोने के सिक्के खर्च कर चुकी थी। रुद्रा को थोड़ा अफसोस हुआ। शुरू में आरवी आना भी नहीं चाहती थी। दीपेश के साथ उसके संबंध की जानकारी पूरे शहर में फैल जाने के कारण वह खुद को दिखाने की हिम्मत किए बिना अपने कमरे में छिपी रही। लेकिन रुद्रा चाहता था कि वह इस नीलामी में आए, ताकि वह अपने मूड से बाहर आ सके। साथ ही वह अपनी मनचाही चीजों के लिए बोली लगाने में आर्थिक मदद भी ले सके। आखिरकार एक पिल अप्रेंटिस के रूप में उसके पास बहुत सारा पैसा था। हालांकि आरवी ने कुछ ही समय में 200 मिलियन सोने के सिक्के फेंक दिए थे। वह यह सोचकर दुखी हो गया कि वह कितना पैसा बर्बाद कर रही थी। इस समय आरवी भी स्पष्ट सोच वाली हो गई थी। चाहे उसके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, वह यहां सब कुछ नहीं खरीद सकती थी। अगर वह इसी तरह चलती रही तो वह सिर्फ राघव की योजना में शामिल हो जाएगी। तुम्हें इतना चिंतित होने की जरूरत नहीं है राजकुमारी। अगर तुम बदला लेना चाहती हो तो तब तक इंतजार करो जब तक राघव सचमुच कुछ करने के लिए तैयार न हो जाए। तब बदला लेने में बहुत देर नहीं होगी, राजकुमार मनोज ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, भाई मनोज सही कह रहे हैं। चूंकि उनके पास एक निजी कमरा है, इसलिए हुआयून मंडप को यह उम्मीद करनी चाहिए कि वे कुछ महत्वपूर्ण चीजें खरीदने की योजना बना रहे हैं, रुद्रा ने सलाह दी। उन दोनों की बातें सुनकर आरवी का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, लेकिन राघव के प्रति उसकी नफरत बढ़ती ही गई। जब से वह पहली बार राघव से मिली थी, उसे लगातार हार का सामना करना पड़ा था। राघव उसका दुश्मन था, जो उसे पूरी तरह से दबा रहा था। आरवी ने अब राघव के साथ बोलियों को लेकर प्रतिस्पर्धा करना बंद कर दिया। जब वे दोनों शांत हो गए, तो नीलामी एक बार फिर अपनी सामान्य स्थिति में लौट आई। इस समय आकाश पहले से ही काला हो चुका था। रात का खाना परोसने के लिए नीलामी को कुछ समय के लिए रोक दिया गया। उन्होंने पर्दे खोले और सैकड़ों महिलाएं स्वादिष्ट भोजन और शराब से लथपथ डाइनिंग कारों के साथ बाहर निकलीं। यह रात्रि भोज हुआयून मंडप द्वारा निःशुल्क दिया गया था। उन्हें चिंता थी कि अगर लोग भूखे हो गए तो वे चले जाएंगे। राघव, हमें भी नीचे जाना चाहिए। सच कहूं तो आपके और आरवी के साथ जो कुछ हो रहा था, उससे हम इतने घबरा गए थे कि अब हमें बहुत भूख लग रही है, रघु ने कहा। नीचे जाने की कोई जरूरत नहीं है। राघव ने अपना सिर हिलाया। 2 खूबसूरत नौकरानियां एक लंबी मेज लेकर आईं और उसे नीचे रख दिया। मेज पर दर्जनों स्वादिष्ट व्यंजन रखे हुए थे। उनसे आती खुशबू से लोगों के मुंह में पानी आ रहा था।
लेकिन वह रघु केवल मूर्खतापूर्वक उन दोनों नौकरानियों को देखता रहा, अपनी भूख पूरी तरह से भूल गया। सब लोग कृपया खाना खा लो, हम शराब डालेंगे। उन दोनों नौकरानियों ने रघु की नजर पर ध्यान नहीं दिया। उनकी नजरें खुशी से राघव पर घूम रही थीं। ओह, तो ये आप लोग हैं। राघव को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि ये दोनों उन 4 लोगों में से 2 थे जिन्होंने पहले हुआयून मंडप में आने पर उसका स्वागत किया था। युवा मास्टर राघव, तो आप वास्तव में हमें याद करते हैं। वे दोनों महिलाएं उसके सामने आकर बहुत खुश थीं। उनमें से एक ने चुपके से इधर उधर देखा और फिर एक छोटी सी किताब निकाली। उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था जब उसने पूछा, युवा मास्टर राघव, क्या आप मेरे लिए इस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं? राघव ने खाली आंखों से देखा। छोटी सी किताब लेते हुए उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। कवर पर तलवार जैसी भौहें, तारों भरी आंखें और नाचते हुए काले बालों वाला एक लंबा सुंदर आदमी बना हुआ था। उस आदमी को ध्यान से देखने पर पता चला कि वह वास्तव में उससे 80% मिलता जुलता था, तथापि वह उससे अधिक सुंदर और आकर्षक था। क्या यह मैं ही हूं? राघव ने संदेह से पूछा। तुम्हें इसके बारे में पता नहीं था? न केवल 2 नौकरानियां बल्कि कुणाल और अन्य लोग भी आश्चर्यचकित थे। यह फीनिक्स क्राई डिवाइन बैटल का हार्डकोर सीमित संस्करण है। इसकी कीमत 35 स्वर्ण सिक्के हैं। हमने इसे खरीदने के लिए अपनी आधी वार्षिक तनख्वाह खर्च कर दी। हम आपसे विनती करते हैं, कृपया क्या आप इस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं? फीनिक्स क्राई डिवाइन बैटल नामक इस किताब को खोलकर और उसके अंदर जो कुछ था उसे देखकर वह भी प्रशंसा से भर गया। इस किताब को पढ़कर अनायास ही किसी व्यक्ति का दिल रोमांचित हो जाता है, यहां तक कि उसे भी इसे खरीदने की इच्छा हुई। नौकरानियों द्वारा उसे दिया गया लेखन ब्रश देखकर राघव जोर से हंसा। क्या आप लोगों ने इसकी पहले से योजना बनाई थी? दोनों नौकरानियां शर्मा गईं। उसका अनुमान सही था। वे दोनों राघव को सिर्फ उससे मिलने के लिए खाना भेजने के लिए दौड़ी थीं। ब्रश को लहराते हुए राघव ने कवर के ऊपर अपना नाम बड़े ही साहस के साथ लिखा। जब वह खेती करने में असमर्थ था तो उसकी मां हमेशा उसे पढ़ना लिखना सिखाने में समय बिताती थी, इसलिए उसकी सुलेख कला बहुत ही शानदार थी। और अब जब वह खेती कर सकता था तो उसके ब्रश के सभी स्ट्रोक में एक जोरदार भव्यता होगी और तलवार जैसी इच्छा शक्ति से भरा होगा। जब राघव ने उन्हें उनकी किताब वापस दी तो दोनों नौकरानियां बहुत उत्साहित थीं। उसे जोरदार तरीके से धन्यवाद देने के बाद वे जल्दी से भाग गईं। उन्होंने शराब डालने की भी जहमत नहीं उठाई। इसके बजाय वे संभवतः अपनी साथी नौकरानियों को दिखाने के लिए भाग गईं। राघव, मेरे परिवार ने उस किताब के कई 100 नमूने एकत्र किए हैं। क्या आप मुझे हर एक पर हस्ताक्षर करने में मदद कर सकते हैं? अभी ने अपनी आंखें घुमाई और उस पर हंसा। इसे छोड़ दो। तुम्हारी लापरवाही के कारण इन्हें भंडारण में रखना ही बेहतर है। क्या तुम राघव द्वारा हस्ताक्षरित उन चीजों को लाभ के लिए बेचने की योजना नहीं बना रहे हो? उनके समूह के अन्य कुलीन उत्तराधिकारियों में से एक ने तिरस्कार पूर्वक कहा। बकवास, क्या मैं उस तरह का व्यक्ति हूं? अभी ने गुस्से से जवाब दिया। लेकिन सभी के तिरस्कार भरे भाव को देखकर उसका आत्मविश्वास डगमगा गया और उसने अपनी बाहें फैला दी। मैं बस यह पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि राघव के हस्ताक्षर की कीमत कितनी है। अपना मुंह बंद करो, चलो खाना खाते हैं। राघव ने गाली दी और सभी लोग हंसने लगे और जो खाना लाया गया था उसे खाने लगे। खाना खत्म करने के बाद वे दोनों नौकरानियां वापस भागीं और खाने की मेज के साथ साथ चाय और फल भी ले गईं। एक अगरबत्ती जलने में जितना समय लगता है उससे भी कम समय में नीलामी फिर से शुरू हो गई। सरोजनी की आकर्षक आवाज गूंजी। नीलामी में अगली वस्तु 1000 साल पुरानी स्टार फ्यूजिंग घास है। ये सुनकर कि 1000 साल पुरानी स्टार फ्यूजिंग घास की नीलामी होने वाली है, राघव का दिल खुशी से उछल पड़ा। यही असली वजह थी जिसके लिए वह नीलामी में आया था। उसे इसे हर हाल में हासिल करना था। अगर उसे 1000 साल पुरानी स्टार फ्यूजिंग घास मिल जाए तो उसे 100% यकीन होगा कि वह उच्च गुणवत्ता वाली स्टार फ्यूजिंग गोली को परिष्कृत कर सकता है। और ऐसी स्टार फ्यूजिंग गोली में अमोदिता के शरीर के भीतर विदेशी आध्यात्मिक ऊर्जाओं को हल करने की
100% संभावना होगी। मूल रूप से राघव ने 1000 साल पुरानी स्टार फ्यूजिंग घास का उपयोग करने की योजना नहीं बनाई थी। उसने सोचा था कि सिर्फ 100 साल पुरानी स्टार फ्यूजिंग घास ही काफी अच्छी है। आखिरकार सिर्फ 100 साल पुरानी स्टार फ्यूजिंग घास भी पाना मुश्किल था। ऐसा इसलिए था क्योंकि स्टार फ्यूजिंग घास कई अलग अलग दूसरी श्रेणी की औषधीय गोलियों में एक जरूरी घटक थी। स्टार फ्यूजिंग घास को इकट्ठा करना भी बहुत मुश्किल था, इसलिए इसकी आपूर्ति बहुत कम थी। गोलियों को परिष्कृत करने के लिए साधारण स्टार फ्यूजिंग घास और 1000 साल पुरानी स्टार फ्यूजिंग घास का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी तुलना योग्य नहीं था। अमोदिता को इस बात की परवाह नहीं थी कि उसे कितना पैसा देना है। शुरू में उसने नहीं सोचा था कि इस स्टार फ्यूजिंग घास को प्राप्त करना एक समस्या होगी, और इसलिए उसने इसे बैक चैनल के माध्यम से खरीदने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन सच तो यह है कि यह वैसे भी काम नहीं करता। हुआयुन पैवेलियन ने सभी बैकडोर चैनलों को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि अगर इसकी खबर लीक हो जाती तो इससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता। हालांकि स्टार फ्यूजिंग घास दुर्लभ थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि बहुत सारे कीमियागर थे। राघव अपनी मौजूदा वित्तीय क्षमता के साथ इसे खरीदने में बहुत आश्वस्त था, लेकिन अब उस बेवकूफ आरवी ने उसके साथ गड़बड़ करना शुरू करने का फैसला किया था। अगर उसने उसे एहसास दिलाया कि उसका लक्ष्य क्या था, तो वह बेवकूफ महिला राघव को उसके सारे पैसे हड़पने के लिए मजबूर कर देगी, यहां तक कि उसके पहने हुए कपड़े भी दिवालिया हो जाएंगे। यही कारण था कि राघव ने पहले भी हर वस्तु पर बोली लगाई थी, चाहे वह कोई भी वस्तु हो, और जैसा कि अपेक्षित था उसने भी हर बार ऊंची बोली लगाई। उसने जानबूझकर खुद को उसके खिलाफ खड़ा किया, जिससे उसे पैसे गंवाने पड़े। यह वह था जो स्टार फ्यूजिंग घास के लिए तैयारी कर रहा था। 1000 साल पुरानी स्टार फ्यूजिंग घास के 10 डंठल दूसरी श्रेणी की औषधीय गोलियों के लिए एक जरूरी घटक। मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है कि ऐसी चीज कितनी कीमती है। इसकी शुरुआती कीमत 5 लाख सोने के सिक्के हैं, सरोजिनी ने घोषणा की। 70 लाख, 8 लाख। कम से कम 10 लोगों ने तुरंत बोली लगानी शुरू कर दी। उनमें से ज्यादातर बुजुर्ग थे। राघव उनमें से कुछ लोगों से परिचित था। वे सभी वे लोग थे जिन्हें उसने कीमियागर संघ में देखा था, लेकिन वे सभी पिल अप्रेंटिस थे। वहां कुछ अपरिचित चेहरे भी थे, लेकिन वे संभवतः कीमियागर भी थे। अन्य लोगों को यह नहीं पता होगा कि ऐसी वस्तु कितनी कीमती है या इसका उपयोग कैसे किया जाता है। 2 लाख। सीनियर्स में से एक ने 10,800,000 की बोली लगाई और बाकी सभी बोलीदाताओं को दबा दिया। सरोजिनी ने अपनी गिनती शुरू ही की थी कि राघव ने आखिरकार अपनी बोली लगाई। शुरू में वह प्रार्थना कर रहा था कि आरवी उसके सामने बोली लगाए। अगर वह उसके खिलाफ बोली लगाता तो इसे उसे भड़काने की कोशिश के तौर पर देखा जाता। ऐसी स्थिति में उसे सबसे कम कीमत पर सामान मिलने की सबसे अधिक संभावना थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग सुनने के मूड में नहीं था। पिल अप्रेंटिस होने के बावजूद आरवी को स्टार फ्यूजिंग घास में कोई दिलचस्पी नहीं थी, जिसके कारण राघव अंदर ही अंदर शाप दे रहा था। छोटी बेवकूफ बहन, क्या तुम पानी की जांच करने के लिए बाहर आना चाहती हो? जैसे ही उसने चिल्लाकर कहा, उसने आरवी के निजी कमरे में कुछ उदासीन शब्द भी भेजे। भीड़ शांत थी। क्या राघव इस बहाने से आरवी को डराने की कोशिश कर रहा था? आरवी, उसके झांसे में मत आना। वह जानबूझकर तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है। रुद्रा ने जल्दी से उसे शांत करने की कोशिश की। उसे डर था कि वह गुस्सा हो जाएगी और एक बार फिर मूर्खतापूर्ण तरीके से पैसे बर्बाद करेगी। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? मैं ऐसी घटिया चाल में नहीं फंसूंगी, आरवी ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। वह राघव के प्रति घृणा से भर गई। उसका जवाब सुनकर राघव ने अंदर ही अंदर जश्न मनाया। बेशक उसने यह बात बाहर दिखाने की हिम्मत नहीं की। अजीब सी आवाज में उसने कहा, छोटी बेवकूफ बहन, क्या यह हो सकता है कि तुम पैसे खत्म होने से शर्मिंदा हो? तुम चिंता मत करो, इस महिला के पास तुम्हें जिंदा दफन करने के लिए काफी पैसे हैं, आरवी ने गुस्से से जवाब दिया। वह वास्तव में अपने निजी कमरे से बाहर भागी और राघव के निजी कमरे को कोसने लगी।
एक शाही राजकुमारी ने वास्तव में अपने अश्लील असभ्य पक्ष को सार्वजनिक रूप से प्रकट किया। सभी के हाव भाव अजीब थे जब उन्होंने एक दूसरे को देखा। रुद्रा का चेहरा काला पड़ गया। उसने आरवी को जल्दी से खींच लिया, जो पागलों की तरह गालियां दे रही थी, और निजी कमरे में वापस आ गई। इस बार आरवी ने वास्तव में आर्यद्वीप का चेहरा खो दिया था। यह देखकर कि माहौल थोड़ा अजीब और दबा हुआ हो गया है, सरोजिनी ने जल्दी से कहा, युवा मास्टर राघव ने 2 मिलियन की बोली लगाई है। क्या कोई उच्च बोली है? एक बार में 2 मिलियन जा रहे हैं। 2 मिलियन 2 बार जा रहे हैं। राघव को आखिरकार राहत मिली जब उसने देखा कि सरोजिनी उल्टी गिनती शुरू कर रहा है। ऐसा लग रहा था कि वह उस बेवकूफ आरवी को फिर से धोखा देने में कामयाब हो गया था। 2 मिलियन जा रहे हैं। 3 मिलियन। एक दूसरे निजी कमरे से एक धीमी आवाज शांत स्वर में गूंजी। राघव के चेहरे पर भाव बदल गए और वह उस निजी कमरे की ओर देखने लगा। अगर उसे गलत याद नहीं था तो वह राजेश का निजी कमरा था। वह न तो गोली उत्पादक था और न ही व्यापारी। वह संभवतः स्टार फ्यूजिंग घास का सही मूल्य नहीं जान सकता था, और राघव की 2 मिलियन की बोली पहले से ही एक उच्च कीमत के रूप में गिनी गई थी। हालांकि स्टार फ्यूजिंग घास दुर्लभ थी, यह ऐसी चीज थी जिसे पर्याप्त समय दिए जाने पर एकत्र किया जा सकता था। अगर राघव को इसकी तत्काल जरूरत न होती तो वह भी इतनी कीमत नहीं देता, लेकिन अब राजेश ने कीमत 50% बढ़ा दी थी। हालांकि नीलामी में कुछ भी सस्ते में नहीं मिल सकता था, लेकिन यह कीमत बहुत ज्यादा थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्टार फ्यूजिंग ग्रास का राजेश के लिए कोई उपयोग नहीं था। राघव की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। इस राजेश को संभालना उससे भी ज्यादा मुश्किल था जितना उसने सोचा था। उसने उसे कम आंका था। फिनिक्स क्राई साम्राज्य के 3 शीर्ष विशेषज्ञों में से एक होने के नाते वह वास्तव में अपने पिता के साथ अपना नाम रखने के योग्य था। उसने आसानी से उसकी चाल को समझ लिया था। 3,10,000। राघव ने उदासीनता से यह बोली लगाई। बोली लगाने वाले केवल वह और राजेश थे। अगर वह हार नहीं मानता तो उसके पास अंत तक जारी रखने का एकमात्र विकल्प था। हाँ, मुझे वाकई इस स्टार फ्यूजिंग ग्रास की कुछ जरूरत थी, लेकिन चूंकि तुम इसे चाहते हो, इसलिए मुझे जूनियर पीढ़ी के किसी व्यक्ति के साथ इस पर बहस करना बुरा लगेगा। तुम इसे ले सकते हो? राजेश की कोमल स्त्री जैसी आवाज गूंजी। राघव गुस्से से भर गया। यह राजेश निश्चित रूप से एक बेईमान बूढ़ा हत्यारा था। 4-10 लाख, 40 लाख जैसी की उम्मीद थी। जैसे ही राजेश ने यह कहा, आरवी जाग गई और एक नई बोली चिल्लाई। राघव का चेहरा काला पड़ गया। रघु और अन्य लोगों के चेहरे पर भी अजीब से भाव थे। वे सभी समझ सकते थे कि राजेश ने उसके साथ कोई चाल चली है। यह जूनियर आपकी उदारता स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर सकता। मेरे पिता एक ईमानदार व्यक्ति हैं जो जंगली सीमा की रक्षा करते हैं, साम्राज्य और उसके लोगों की रक्षा करते हैं। मेरी रगों में मेरे पिता का ईमानदार खून बहता है, इसलिए मैं सीनियर राजेश की दयालुता को स्वीकार नहीं कर सकता। राघव ने शुरू में ये बातें कहने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन राजेश द्वारा उसके खिलाफ साजिश रचे जाने से उसकी घातक कमजोरी तुरंत सामने आ गई। राघव का गुस्सा फूट पड़ा, और अगर वह कुछ नहीं कहता तो उसे बहुत चिढ़ होती। राघव के शब्दों से शोर मचाती भीड़ में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। केवल राघव के शब्द ही गूंज रहे थे। फीनिक्स क्राई एम्पायर के हर सदस्य को लगा कि राघव बहुत ज्यादा बेशर्मी कर रहा है। वह राजेश के चेहरे पर खुलेआम थप्पड़ कैसे मार सकता था? राजेश साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी में से एक था। यहां तक कि महारानी दामिनी और क्राउन प्रिंस ने भी उसे सम्मान दिया था। वास्तव में यहां तक कि विक्रम भी इतना असभ्य नहीं होगा। हालांकि राघव के शब्दों में एक भी वास्तविक श्राप या अपमान नहीं था, फिर भी कोई भी व्यक्ति जो मूर्ख नहीं था यह बता सकता था कि राघव अप्रत्यक्ष रूप से राजेश को श्राप दे रहा था। हाँ, युवा लोग वाकई बहुत गुस्सैल होते हैं। तुम्हें और ज्यादा प्रशिक्षण की जरूरत है। अगर तुम इतनी छोटी छोटी बातों पर अपना गुस्सा नहीं रोक सकते तो तुम ठीक से बड़े नहीं हो पाओगे। किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि महान और शक्तिशाली राजेश ने कोई गुस्सा नहीं दिखाया और केवल उदासीनता से हंसे। बहुत से लोगों ने अंदर ही अंदर आह भरी।
वह वाकई साम्राज्य के शीर्ष विशेषज्ञों में से एक होने के योग्य था। ऐसा व्यवहार कोई भी व्यक्ति नहीं चाह सकता था। 4 मिलियन। राघव, क्या तुम पैसे की कमी से शर्मिंदा हो? हा हा हा। आरवी की उपहासपूर्ण हंसी बगल से आई। आरवी वास्तव में बेवकूफ नहीं थी। राजेश के एक छोटे से प्रोत्साहन से उसे एहसास हुआ कि राघव वास्तव में इस स्टार फ्यूजिंग घास की बहुत इच्छा रखता था। पहले भी इतना नुकसान झेलने के बाद आरवी उसके लिए चीजें मुश्किल बनाने का यह मौका कैसे छोड़ सकता था? राघव ने गहरी सांस ली। यह वास्तव में आपकी चिंताओं के सच होने का मामला था। आरवी उससे बहुत नफरत करता था, इसलिए उसे इस स्टार फ्यूजिंग घास को प्राप्त करने के लिए अपने पैसे को खर्च करने के लिए तैयार रहना होगा। 5 मिलियन। राघव ने उदासीनता से कहा। भीड़ में शोर मच गया। ऐसा लग रहा था कि राघव स्टार फ्यूजिंग घास को एक जरूरी चीज समझता था, अन्यथा वह इतनी ऊंची बोली नहीं लगा सकता था। 1 करोड़। जिस बात ने सभी के दिलों को झकझोर दिया वह यह थी कि आरवी और भी अधिक क्रूर था और उसने तुरंत कीमत दोगुनी कर दी। राघव ने सिर्फ सिर हिलाया। उसके पास सोचने के लिए और कुछ नहीं था। राजेश को उसकी कमजोरी बताने के लिए किसने कहा था? उसे स्टार फ्यूजिंग घास हासिल करनी थी। समय बहुत कम था और वह इस मौके को हाथ से जाने नहीं दे सकता था। और अगर राघव अब भी मान गया तो उस मूर्ख महिला के स्वभाव को देखते हुए यह उसके लिए केवल अपमान की बात होगी। 15 मिलियन। राघव चिल्लाया। 18 मिलियन। आरवी ने तुरंत उसके पीछे बोली लगाई। वह पहले से ही पागलपन की स्थिति में थी। उसे अब पैसे की कोई परवाह नहीं थी। अभी उसे बस इतना पता था कि अगर राघव को पैसे चाहिए तो वह उसे हरगिज नहीं देगी। 20 मिलियन। राघव ने कुछ देर रुक कर कहा, लेकिन अंत में उसने फिर भी यह बोली लगाई। पूरी भीड़ चौंक गई। यह संख्या यूं ही चिल्लाकर नहीं बताई जा सकती थी। ये पैसे थे। कीमत पहले से ही बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और भले ही यह सिर्फ गुस्से को दूर करने के लिए था, क्या यह अभी भी बहुत महंगा नहीं था? यदि आप फिर से बोली लगाते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि यह स्टार फ्यूजिंग घास आपकी होगी। राघव ने अपनी बोली चिल्लाकर कही तो उसका दिल शांत हो गया। अपनी औषधीय गोलियां हुआयुन मंडप को सौंपकर उसने 20 मिलियन की क्रेडिट सीमा प्राप्त कर ली थी। दूसरे शब्दों में उसने उनसे 20 मिलियन सोने के सिक्के का ऋण प्राप्त कर लिया था। इस प्रकार वह सब इस्तेमाल करने के बाद वह वापस शांत हो गया। अगर आरवी जारी रही तो वह केवल स्टार फ्यूजिंग घास को उसके पास जाने दे सकता था, लेकिन उसने एक और फैसला भी कर लिया था। अगर आरवी ने फिर से बोली लगाने की हिम्मत की तो उसे इसके लिए उसे जान से मारने में कोई आपत्ति नहीं होगी। बेची, बदला लेने के लिए इतना काफी है। अब जब तुमने कीमत इतनी बढ़ा दी है तो तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया है। रुद्रा ने जल्दी से आरवी को खींच लिया। उसे डर था कि वह बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगी और 20 मिलियन सोने के सिक्के किसी ऐसी चीज पर खर्च कर देगी जो उसके लिए बिल्कुल बेकार है। ठीक है आरवी, जाने दो। इस बार राघव को करारी हार का सामना करना पड़ा है। तुम्हारा गुस्सा भी शांत हो गया है। क्राउन प्रिंस मनोज ने भी उसे सलाह दी। आरवी ने सिर हिलाया। उसे भी लगा कि अब उसका गुस्सा कुछ कम हो गया है, क्योंकि उसने उसे 10 गुना ज्यादा कीमत पर इसे खरीदने के लिए मजबूर कर दिया था। और सच में स्टार फ्यूजिंग घास उसके लिए उपयोगी नहीं था। 20 मिलियन कोई छोटी रकम नहीं थी, इसलिए वह भी इतनी बड़ी रकम देने को तैयार नहीं थी। हम इस महिला को तुम्हारे जैसे किसान पर कुछ दया आएगी। यह बेकार औषधीय घास तुम्हारी है। राघव ने आखिरकार 20 मिलियन सोने के सिक्कों की आसमान छूती कीमत पर स्टार फ्यूजिंग घास की 10 किस्में हासिल करने में सफलता प्राप्त कर ली थी। हालांकि उसे कुछ हद तक दुख हुआ, लेकिन वह थोड़ा शांत भी हुआ। लोगों को उनके खजाने के लिए मारना निश्चित रूप से ऐसा कुछ था जो वह तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसे टूटने की हद तक मजबूर न किया जाए। इसके बाद नीलामी का माहौल धीरे धीरे गर्म हो गया और कीमतें धीरे धीरे चढ़ने लगीं। 2 वस्तुएं गुजरने के बाद राघव के निजी कमरे में एक छिपा हुआ दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर आया। सभी निजी कमरों में एक गुप्त चैनल था। निजी कमरे में मौजूद मेहमानों द्वारा कोई वस्तु जीतने के बाद कोई व्यक्ति आकर उन्हें वह वस्तु भेज देता था।
भीड़ में मौजूद उन लोगों की तरह होने की कोई आवश्यकता नहीं थी जिन्हें व्यक्तिगत रूप से मंच के पीछे जाना पड़ता था या नीलामी समाप्त होने के बाद लेन देन को संभालना पड़ता था। जो व्यक्ति अंदर आया था वह वही था जिसने राघव को नीलामी में भाग लेने के लिए खींचा था, प्रवीण। वह 1 फुट लंबा केस पकड़े हुए था जिसमें स्टार फ्यूजिंग घास के 10 डंठल थे जो सितारों की तरह चमक रहे थे। युवा मास्टर राघव, यह आपका सामान है। प्रवीण ने सम्मानपूर्वक केस राघव को सौंप दिया। सच कहूं तो आज उसके जीवन का सबसे रोमांचक दिन था। हुआयून मंडप के नियमों के अनुसार कुछ व्यावसायिक लागतों को घटाने के बाद उसे राघव द्वारा खर्च की गई राशि का 1% मिलेगा। अभी अभी राघव ने जो पैसा खर्च किया था उससे उसे बाकी की जिंदगी बिना पैसों की चिंता किए बिताने के लिए पर्याप्त धन मिल गया था। राघव ने मामले की सावधानीपूर्वक जांच की। स्टार फ्यूजिंग घास के प्रत्येक डंठल में 10 से अधिक तारों वाले धब्बे थे। स्टार फ्यूजिंग घास को हर 100 साल तक संरक्षित रखने पर एक अतिरिक्त तारा युक्त स्थान प्राप्त होता था। इस प्रकार इसकी आयु एक नजर में ही स्पष्ट हो जाती थी। यद्यपि आज कुछ दुर्घटनाएं घटित हुईं और उसका पेट गुस्से से भरा हुआ था, फिर भी वह कम से कम अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफल रहा, इसलिए यह सब उसके लिए सार्थक था। अपने स्थानिक वलय के अंदर केस को रखने के बाद ही उसे आराम मिला। स्टार फ्यूजिंग पिल की सारी सामग्री आखिरकार एकत्र हो गई थी। अब वह उसे परिष्कृत करना शुरू कर सकता था। युवा मास्टर राघव, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। यह देखकर कि राघव स्टार फ्यूजिंग घास इकट्ठा करने के बाद खड़ा हुआ था, चतुर प्रवीण को तुरंत पता चल गया कि वह अपने घर लौटने की योजना बना रहा था। क्या तुम चाहते हो कि मैं रुक जाऊं? लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, राघव ने हंसते हुए कहा। उसे गोलियों को परिष्कृत करने के लिए बहुत उत्सुकता हो रही थी। अमोदिता के मामले को जल्द से जल्द सुलझाना बेहतर था। आप हमारे मेहमान हैं, और जब मैं अभी आ रहा था तो मेरे बॉस ने कहा कि आपकी क्रेडिट सीमा को और 30 मिलियन तक बढ़ाया जा सकता है। इसलिए अगर आपको कुछ पसंद आए तो बेझिझक बोली लगाएं, प्रवीण ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने राघव को एक क्रिस्टल कार्ड दिया। अब राघव के पास 2 विशेष क्रिस्टल कार्ड थे, लेकिन दूसरे कार्ड पर मौजूद 20 मिलियन पहले ही पूरी तरह से खर्च हो चुके थे। हुआयून मंडप का एक विशेष नियम था, नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को क्रेडिट सीमा के बदले में अपने सोने के सिक्के हुआयून मंडप में स्थानांतरित करने होंगे, लेकिन वे ऐसा सिर्फ एक बार ही कर सकते थे। नीलामी शुरू होने के बाद आप ज्यादा क्रेडिट लिमिट के लिए एक्सचेंज नहीं कर सकते थे। यही वजह है कि ज्यादातर लोग अपनी खर्च सीमा बढ़ाने के लिए शुरुआत में ही जितना संभव हो सके उतना पैसा एक्सचेंज कर लेते थे। यदि आपने कुछ भी नहीं खरीदा या आपका क्रेडिट अभी सीमा तक नहीं पहुंचा है तो हुआयून पैवेलियन बिना कोई प्रतिशत लिए आपके पैसे वापस कर देगा। इसलिए यहां मौजूद हर एक व्यक्ति के पास अपना क्रिस्टल कार्ड था जिस पर उसका सारा पैसा था। नीलामी खत्म होने के बाद हुआयून पैवेलियन तुरंत उन कार्डों को वापस ले लेता था और जो उन्होंने खर्च किया था उसे काट लेता था। यह एक बहुत ही कुशल प्रक्रिया थी। राघव जैसे लोगों के लिए जिन्होंने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया था, नियम यह था कि वे अब अपने फंड में और कुछ नहीं जोड़ सकते थे। लेकिन जाहिर है हुआयून मंडप के उच्च अधिकारियों ने उनके लिए एक विशेष पिछला दरवाजा खोल दिया था। राघव एक पल के लिए झिझका जब उसने अपने हाथ में क्रिस्टल कार्ड देखा। मूल रूप से वह रिफाइन करने के लिए वापस जाने की योजना बना रहा था क्योंकि उसके पास और पैसे नहीं थे। जब आपके पास पैसे नहीं थे तो दूसरों को खर्च करते देखना भी एक तरह की पीड़ा थी, लेकिन अब जब उनके पास अधिक धन था तो उनकी दिलचस्पी उन वस्तुओं में थी जिनकी नीलामी होनी बाकी थी। प्रवीण, हमारे बीच पहले से ही एक समझौता है कि अगर मैंने तुम्हें जो चीजें दी हैं वे नहीं बिकी तो तुम मुझसे तुरंत पैसे नहीं मांगोगे। उस स्थिति में मैं तुरंत वह पैसा नहीं लौटा सकता जो तुमने मुझे उधार दिया था। चिंता मत करो, मेरे बॉस ने कहा है कि अगर उन गोलियों की नीलामी नहीं हुई तो आड़ माफ कर दिया जाएगा और तुम्हें उपहार स्वरूप दे दिया जाएगा, प्रवीण ने मुस्कुराते हुए कहा। राघव चौंका। तुम्हारा बॉस कौन है? हे, माफ करें, लेकिन यह छोटा बच्चा ये नहीं बता सकता। कृपया इसे मेरे लिए मुश्किल न बनाए, प्रवीण ने माफी मांगी।
हालांकि वह थोड़ा हैरान था, फिर भी राघव ने रुकने का फैसला किया। उसे नीलामी की बात की वस्तुओं में वाकई दिलचस्पी थी। प्रवीण के चले जाने के बाद नीलामी कुछ देर के लिए रुकी और चाय परोसी जाने लगी। चाहे वह नीलामी कर्ताओं के लिए हो या मेहमानों के लिए, इस तरह के तनावपूर्ण माहौल ने वाकई बहुत ऊर्जा खर्च की। इतनी बड़ी नीलामी में स्वाभाविक रूप से मेहमानों को कुछ समय के लिए आराम देना पड़ता, तभी उनमें बाद में और भी ज्यादा जोरदार बोली लगाने की ऊर्जा होगी। अन्यथा अगर सभी थक गए होते तो नीलामी का अंत कमजोर होता। जाहिर है हुआयून मंडप ने इससे बचने के लिए पहले से ही तैयारी कर रखी थी। 2 घंटे के ब्रेक के बाद एक बार फिर नीलामी शुरू हुई। समय के हिसाब से नीलामी पूरे 2 दिन तक चल चुकी थी। प्रतिस्पर्धा बहुत तीव्र होने के कारण किसी को भी समय बीतने का एहसास नहीं हुआ। हर वस्तु पहले वाली वस्तु से भी अधिक कीमती थी और बोली प्रक्रिया भी अधिक आक्रामक हो गई। स्वाभाविक रूप से कीमतें भी बहुत बढ़ गईं। यह खास तौर पर सरोजनी के प्रोत्साहनों के मामले में था। ऐसा लगता था जैसे सभी ने किसी तरह की दवा ले ली हो जिससे वे पागल हो गए हों। उत्साही भीड़ को देखकर राघव कुछ प्रशंसा महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाई। नीलामी के 2 दिनों के बाद इस सरोजनी ने अधिकांश लोगों के स्वभाव का पता लगा लिया था और अब माहौल पूरी तरह से उसके नियंत्रण में था। कुणाल, रघु और बाकी सभी लोग दुनिया की भव्यता से परिचित हो चुके थे। नीलामी के इन 2 दिनों के बाद भी उनमें से कोई भी थोड़ा भी थका हुआ नहीं था। यद्यपि उनमें से किसी के पास प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए धन नहीं था, फिर भी उन उत्साही आसमान छूती बोलियों को देखना अपने आप में उत्साहवर्धक था। अगली वस्तु है पर्वत विभाजनकारी युद्ध कुल्हाड़ी। जब वह यह कह रही थी तभी मंच के ऊपर एक कुल्हाड़ी रखी गई, लेकिन जब सभी ने उसे देखा तो वे चौंक गए। स्वाभाविक रूप से वे सभी जानते थे कि युद्ध कुल्हाड़ी यहां कैसी दिखती है, लेकिन उन्होंने पहले कभी ऐसा युद्ध कुल्हाड़ी नहीं देखा था। यह बिल्कुल विशाल था। वह 2-धारी कुल्हाड़ी का सिर कम से कम 5 फीट लंबा था। यह 1 हाथ जितना मोटा था और इसमें एक ऐसी भव्यता थी जो पूरी तरह से डरावनी थी। पहाड़ को चीरने वाली कुल्हाड़ी। इसे सुनहरी रेत से बनाया गया था और इसकी कठोरता बेजोड़ है। इसका वजन 2 टन है और यह शक्ति और सैन्य शक्ति का प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि यह दैवीय शक्ति का हथियार था और इसे अपनी संपत्ति में रखने से कोई भी आत्मा या भूत डर जाएगा। इसकी शुरुआती कीमत 2 मिलियन है। दर्जनों रईसों ने तुरंत बोली लगानी शुरू कर दी। 20,10,000, 20,50,000, 20,80,000। सच तो यह है कि युद्ध कुल्हाड़ी को किसी भी चीज से ज्यादा एक आभूषण माना जा सकता है। 2 टन वजनी यह कुल्हाड़ी अगर आप इसे पकड़ भी लें तो यह एक चमत्कार होगा। युद्ध में इसे चलाना तो दूर की बात है, लेकिन सरोजनी गलत नहीं था। ऐसा दबंग युद्ध कुल्हाड़ी निश्चित रूप से आपकी स्थिति और शक्ति का प्रतीक होगा। कुलीन वर्ग विशेष रूप से ऐसी वस्तु में रुचि रखते थे। कुणाल, मेरी बोली चिल्लाने में मेरी मदद करो, राघव ने धीरे से कहा। कुणाल चौंका। यह तो बस एक घरेलू सामान है, आप इसे किस लिए खरीद रहे हैं? इसकी चिंता मत करो, मेरे पास इसका अपना उपयोग है। बोली लगाने में मेरी मदद करो। अगर मैं खुद ही ऐसा करूंगी तो वह बेवकूफ औरत मुसीबत मोल लेने आएगी, राघव ने कहा। जब उसने पहली बार उस पर्वत विभाजक युद्ध कुल्हाड़ी को देखा तो उसके मन में एक विशालकाय आकृति का विचार आया, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ की शारीरिक शक्ति के साथ वह युद्ध कुल्हाड़ी का सही ढंग से उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। उस कुल्हाड़ी का वजन अन्य हथियारों में मिलना बेहद मुश्किल था और यह अतुलनीय रूप से मजबूत भी थी। सिद्धार्थ के उपयोग के लिए यह व्यावहारिक रूप से एकदम सही थी। 29,10,000, 30,00,000, 30,50,000 आखिरी बोली कुणाल की थी। जब दूसरों ने सुना कि कुणाल ने इतनी ऊंची बोली लगाई है तो सभी ने अपना सिर हिला दिया। हालांकि इसमें एक दबंग ताकत हो सकती है, लेकिन यह सिर्फ एक सजावटी वस्तु थी। 3 मिलियन पहले से ही बहुत ज्यादा कीमत थी। 3,50,000 पहले से ही ऐसी चीज थी जिसके लिए दूसरे लोग बोली लगाने को तैयार नहीं थे। आरवी राघव के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए इंतजार कर रही थी, तभी उसे राघव के निजी कमरे से आती आवाज सुनाई दी।
लेकिन यह सुनकर कि आवाज राघव की नहीं थी, वह झिनकी और उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। नीलामी का अंतिम चरण पहले ही आ चुका था। नीलाम किए जा रहे सामान लगातार बेहतर होते जा रहे थे और अगर वह अपनी सारी क्रेडिट सीमा का इस्तेमाल कर लेती तो वह केवल यह देख पाती कि उन अच्छी चीजों को दूसरे लोग ले जा रहे हैं। हालांकि उसे संदेह था कि यह वास्तव में राघव था, लेकिन वह पूरी तरह से निश्चित नहीं थी और एक पल के लिए इस पर बहस करने के बाद उसने फिर भी हस्तक्षेप न करने का फैसला किया। राघव ने जब देखा कि माउंटेन स्प्लिटिंग बैटल एक्स इतनी आसानी से प्राप्त हो गया है तो वह जश्न मनाने लगा। दुर्भाग्य से यह वस्तु ऐसी थी जिसे वे अपने निजी कमरे में नहीं ला पाए थे, इसीलिए राघव को इसे स्वयं प्राप्त करने जाना पड़ा। राघव गुप्त चैनल का अनुसरण करते हुए मंच के नीचे पहुंच गया। वहां 1 दर्जन आदमी पहरा दे रहे थे। जब उसने उन्हें देखा तो उसकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। वे लोग वास्तव में रक्त संघनन विशेषज्ञ थे। नीलामी में ही इतने सारे विशेषज्ञ मौजूद थे। फिर हुआयुन मंडप की असली ताकत क्या थी? राघव पहाड़ को चीरने वाले कुल्हाड़ी के सामने पहुंचा। उस विशाल कुल्हाड़ी को देखकर, जो उससे भी बड़ी थी, वह सचमुच दंग रह गया। हाथ बढ़ाकर उसने धीरे से हैंडल को रगड़ा। उसने पाया कि वह उस हैंडल को अपने हाथ से पकड़ पाने में असमर्थ था, जो एक हाथ जितना मोटा था। ऊपर! राघव ने उस कुल्हाड़ी को उठाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई। कुल्हाड़ी थोड़ी हिली और धीरे धीरे हवा में उठी, लेकिन 3 इंच ऊपर उठने के बाद वह धड़ाम से जमीन पर गिर गई। जिस शेल्फ पर यह रखा था वह तुरंत ही टुकड़ों में बिखर गया। इसके जमीन पर गिरते ही एक बड़ा विस्फोट हुआ। किसने सोचा होगा कि युवा मास्टर राघव के पास ऐसी दिव्य शक्ति है? यह वास्तव में सराहनीय है। वे सभी गार्ड राघव पर नजर रखे हुए थे। शुरू में वे उसे कुछ तिरस्कार भरी नजरों से देख रहे थे, क्योंकि उसने सिर्फ सजावट की चीज पर इतना ज्यादा पैसा खर्च किया था। लेकिन जब उसने देखा कि वह वास्तव में एक हाथ से कुल्हाड़ी उठा सकता है, तो उनका सारा तिरस्कार गायब हो गया। और भले ही उसने इसे अंत में गिरा दिया था, फिर भी यह पूरी तरह से चौंकाने वाला था। वे सभी इस बात से स्पष्ट थे कि यह कितना भारी था। इसे इस तरह उठाने के लिए कम से कम 2 लोगों को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी, लेकिन राघव ने सिर्फ एक हाथ से उसे थोड़ा ऊपर उठाने में सफलता प्राप्त कर ली थी। साथ ही उसने उसे हैंडल से पकड़ रखा था। उसे वहां से उठाने के लिए जिस तरह के बल की जरूरत थी, उसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। यही कारण था कि उन सभी ने अपनी प्रशंसा व्यक्त करने के लिए अपने मुंह खोल दिए थे। राघव ने अपना सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, यह चीज वास्तव में एक भव्य आभूषण है। किसने कहा कि यह नहीं है? यह इतना भारी है, भला कौन इसका इस्तेमाल कर सकता है? उनमें से एक ने सिर हिलाया। विशाल कुल्हाड़ी के भारीपन की पुष्टि करने के बाद राघव ने अब कुछ भी दिखावा नहीं किया। उसने सीधे उसे अपनी स्थानिक अंगूठी के भीतर संग्रहित कर लिया। अपने निजी कमरे में लौटते हुए राघव की उदासीन अभिव्यक्ति प्रसन्नता में बदल गई। वह कुल्हाड़ी निश्चित रूप से ऐसी चीज थी जिसका इस्तेमाल सिद्धार्थ कर सकता था। अगर उसने अपनी पूरी ताकत लगाई होती तो वह भी इसका इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन इससे उसकी बहुत ज्यादा ताकत खत्म हो जाती। सौभाग्य से सिद्धार्थ पहले जैसा नहीं था। उसका शारीरिक शरीर सबसे असामान्य था जो राघव ने कभी देखा था, और शारीरिक शक्ति ही उसकी मुख्य ताकत थी। इस युद्ध कुल्हाड़ी के साथ आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग किए बिना भी उसकी युद्ध शक्ति बिल्कुल भयानक होगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, बाद की वस्तुएं और भी दुर्लभ और अधिक कीमती होती गईं। स्वर्ग और पृथ्वी के प्राकृतिक खजाने, खेती की तकनीकें और औषधीय गोलियां, ये सभी उपलब्ध थीं। कीमतें और भी भयावह हो गईं। व्यावहारिक रूप से अब कोई भी वस्तु 5 मिलियन सोने के सिक्कों से कम में नहीं बिकती थी। हर किसी को हमारे अगले आइटम को ध्यान से देखना चाहिए। सरोजिनी के चेहरे पर एक असाधारण आत्मविश्वास भरी मुस्कान दिखाई दी। उसने अपना हाथ उठाया और दिखाया कि उसके हाथ में क्या है। उसके हाथ में एक पतली सी किताब थी। जब वह सामने आई तो पूरी भीड़ एक पल के लिए चुप हो गई, फिर अचानक चीखने लगी। वहां उपस्थित ज्यादातर लोगों को पता था कि हर 3 साल में
हुआयुन मंडप में हमेशा अंतिम नीलामी आइटम के रूप में युद्ध कौशल होता था। समय की गिनती करें तो यह ठीक 3रा साल था। अगर यह कोई साधारण युद्ध कौशल होता तो यह इतनी सारी चौंका देने वाली चीखें आकर्षित नहीं करता। हालांकि यह कोई साधारण युद्ध कौशल नहीं था, यह एक पृथ्वी वर्ग का युद्ध कौशल था। पृथ्वी वर्ग के युद्ध कौशल केवल किंवदंतियों में ही मौजूद थे। वे केवल उन संप्रदायों के हाथों में पाए जा सकते थे जो धर्मनिरपेक्ष दुनिया से अलग थलग थे। यह अफवाह थी कि फीनिक्स क्राई साम्राज्य का सबसे कीमती खजाना पृथ्वी वर्ग युद्ध कौशल का एक हिस्सा मात्र था और केवल शाही शिष्य ही इसे सीख सकते थे। इस प्रकार अधिकांश लोगों के लिए पृथ्वी वर्ग युद्ध कौशल ऐसी चीजें थीं जिनके बारे में उन्होंने केवल किंवदंतियों में ही सुना था। अब जब वे इसे व्यक्तिगत रूप से देख सकते थे, हालांकि वे जानते थे कि ऐसी चीज उन्हें प्राप्त नहीं होगी, फिर भी यह कुछ ऐसा था जिसने उनके दिलों को बेतहाशा उछलने पर मजबूर कर दिया। पृथ्वी वर्ग युद्ध कौशल 3 शैली विभाजन पवन 20 मिलियन की शुरुआती बोली। पृथ्वी वर्ग के युद्ध कौशल को ज्यादा परिचय की आवश्यकता नहीं थी, सिर्फ पृथ्वी वर्ग का परिचय ही काफी था। 30 मिलियन रुद्रा की बोली उसके निजी कमरे से आई थी। यह पहली बार था जब रुद्रा ने स्वर्ण कवच के बाद से प्रतियोगिता में भाग लिया था। इसके अलावा उन्होंने तुरंत कीमत में 10 मिलियन की बढ़ोतरी कर दी। इस तरह का पैसा खर्च करने का तरीका काफी चौंकाने वाला था। हालांकि राघव उस युद्ध कौशल से आकर्षित था, लेकिन वह जानता था कि उसके लिए इसे प्राप्त करना असंभव था। रुद्रा की 30 मिलियन की बोली कुछ भी नहीं थी, यह तो बस शुरुआत थी। 50 मिलियन। एक दूसरे निजी कमरे से एक वृद्ध व्यक्ति की आवाज आई। उस कमरे में मौजूद अतिथि ने कभी भी खुद को भीड़ के सामने नहीं दिखाया था, इसलिए किसी को नहीं पता था कि अंदर कौन है। राघव को एहसास हुआ कि बूढ़ा आदमी शायद उस युद्ध कौशल के लिए यहां आया था। शायद अब नीलामी में भाग लेने वाले सभी छिपे हुए बाघों के लिए खुद को प्रकट करने और प्रतिस्पर्धा करने का समय था। 60 करोड़। इस बार आवाज बहुत तीखी और सुनने में असहज थी, जैसे धातु के धातु से टकराने की आवाज। यह भीड़ के कोने में खड़े एक दाढ़ी वाले अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज थी। 80 मिलियन। इस बार यह राजेश की कोमल स्त्री आवाज थी। अब भीड़ एकदम शांत थी। रुद्रा, रहस्यमय बुजुर्ग, दाढ़ी वाले आदमी और राजेश के अलावा किसी और के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे इतनी ऊंची कीमत पर मुकाबला कर सकें। 100 मिलियन। रुद्रा ने एक गहरी सांस ली और यह कीमत चिल्लाकर बताई।